नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश की वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर एक बात कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया था उन्होंने, कि दरअसल इस देश में लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक है संघ की विचारधारा, संघ बीजेपी की विचारधारा जो नफरत की विचारधारा, दूसरी है कांग्रेस की विचारधारा जो मोहब्बत की विचारधारा है। बात सही है, लड़ाई विचारधारा की है, लेकिन ये विचारधाराओं की लड़ाई किस मोड़ पर पहुंचेगी, ये हम अगले साल इन दिनों यानी 2026 के इन्हीं महीनों में मार्च अप्रैल में देखेंगे, क्योंकि ये एक साल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक साल तय करेगा कि नफ़रत की राजनीति या मोहब्बत की राजनीति कौन जीतेगा, क्योंकि संयोग ऐसा है कि जो पार्टी कांग्रेस अपने आप को नफ़रत की मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कहती है, वो मना रही है इस देश के सपूत महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल, और दूसरी तरफ जिस पर वो आरोप लगाती है नफ़रत की राजनीति करने की, वो मना रहा है संघ के स्थापना के 100 साल। अब अगले साल इन दिनों हम शायद ये विश्लेषण कर पाएँ कि दरअसल देश किधर जा रहा है, संघ की राजनीति जीत रही है या गांधी की विचारधारा जीत रही है। और गांधी की विचारधारा जीते, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि गांधी की पार्टी खड़ी हो, गांधी की पार्टी मजबूत हो। इसीलिए शायद गांधी की पार्टी ने गांधी की ही ज़मीन को चुना है कि हम दोबारा खड़े हो सकें। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को जो अधिवेशन होना है कांग्रेस का, पिछले 20-25 साल में, मुझे 28 साल हो गए पत्रकारिता करते, पर मैं 25 साल में मानता हूँ कांग्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन मेरी नज़र में होने वाला है, क्योंकि ये अधिवेशन तय करेगा कि गांधी की पार्टी का भविष्य क्या है। और दूसरी बात इसलिए भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि मैंने कोई अधिवेशन कांग्रेस का ऐसा नहीं देखा जहां अधिवेशन से पहले ही कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई हो। इस वक्त कांग्रेस पूरे देश में हर राज्य में आपको एक्शन मोड में दिख रही है, यानी कांग्रेस ने एक्शन पहले शुरू कर दिया है। रेजोल्यूशन इस अधिवेशन में आएगा, वरना होता यह है कि कांग्रेस अधिवेशन में बातें बड़ी बड़ी करती है, बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमल पार्टी पहले कर रही है, रेजोल्यूशन कागज़ों में बाद में लाया जाएगा, जिसका उदाहरण है ज़िला अध्यक्षों को मजबूत करने का, ज़िला अध्यक्षों को इतना मजबूत करने का कि वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी सदस्य हों जो डिसाइड करेंगे कि टिकट किसको मिलेगी। अधिवेशन से पहले ही पार्टी ये डिसाइड कर रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष उन लोगों को बनाया जाएगा जो सत्ता के नहीं, चुनावी राजनीति के लालची नहीं, संगठन में काम करने के इच्छुक हों। डीसीसी को फाइनेंशियली, कम्युनिकेशनली सब तरह से मजबूत करने की पार्टी ने वादा कर रही है जिला अध्यक्षों से मिलकर। अब जब अधिवेशन से पहले सारे जिला अध्यक्षों से मिला जा रहा है, हर प्रदेश के कार्यकारिणी से मिला जा रहा है, नेताओं से मिला जा रहा है, जब इतनी तैयारी के साथ अधिवेशन में जाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अधिवेशन में पॉलिश्ड चीज़ें पेश की जाएगी। हर बार की तरह रॉ मटेरियल नहीं रखा जाएगा जहां वहां पर छान के फिर एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसकी घोषणा होती नहीं। इस बार सारी चीज़ें फाइनलाइज करके वहां जाएंगी, यानी पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, क्योंकि 26 जनवरी 2026 को कांग्रेस अपने अंदर झांक के देखेगी कि जो हमने कसम खाई थी संगठन को खड़ा करने की, जो एक साल पूरा दिया, वो हम कहाँ तक पहुँचे। अगर उस कसम का 60%, 70% कांग्रेस पूरा कर लेती है तो मिशन 2029 बहुत आसान हो जाता है, और कहीं अगर 20-30% तक रह जाती है तो मिशन 2029 शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता है। ये एक साल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए, मैं कहूँगा ये एक साल, इसके बाद जो पूरा दौर है वो बीजेपी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप नज़र दौड़ाइए आसपास, जितने चुनाव होने हैं, बिहार से शुरू कर लीजिए और उसके बाद अगले 29 तक जो चुनाव आने हैं, हर जगह बीजेपी को मुश्किलात बहुत आने वाली है। जहां सरकारें हैं
वहाँ राज्य सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जहाँ उनकी राज्य सरकारें नहीं हैं वहाँ केंद्र की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वो दौर चला गया जब बीजेपी को मोदी के नाम पे वोट मिला करते थे, अब नहीं मिलते। चाहे बिहार हो, चाहे केरल हो, चाहे असम हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई राज्य आप गिन लीजिए, कोई एक बता दीजिए मुझे जहां आपको लगता हो कि नहीं बीजेपी के लिए चीज़ें आसान हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, और सब बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए चीज़ें आसान होने वाली है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ईवीएम और वोटर लिस्ट तो उनके हाथ में है। देखिए, ईवीएम का मैं कह नहीं सकता, वोटर लिस्ट की काट कैसे की जाए, उस पर फ्रॉड कैसे हो रहा है, ये तो राहुल गांधी ने खुद जिला अध्यक्षों की बैठक में उनको कह दिया है कि उनका काम है। और उनके नीचे जो बूथ लेवल के लीडर हो, जो मंडल लेवल के लीडर है, वो तैयार किए जा रहे हैं कि वो जो फर्जीवाड़ा होता है वोटर लिस्ट पे, इस पे नज़र रखी जाएगी, इस फर्जीवाड़े को पकड़ेंगे सबूत के साथ, फिर चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएंगे और चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो इन सबूतों के साथ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। फिर तो चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, मजबूरी है। ये एक तरीका अपनाया है कांग्रेस ने, इसलिए मैंने कहा कि ये एक साल दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गांधी की विचारधारा के लिए भी, सावरकर की विचारधारा के लिए भी, या आप कहें गोडसे की विचारधारा, जो आपको ठीक लगे वो कहिए। लेकिन इस एक साल में मुझे ऐसा लगता है कि इस एक साल में पार्टियों के साथ साथ मोदी और राहुल गांधी, इनका भी भविष्य तय होगा। अगर राहुल गांधी इतना ओपनली सब डिसीजन लेने के बाद पार्टी को खड़ा कर पाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी लीडरशिप को और मजबूती मिलती है। 29 के लिए पॉपुलैरिटी चार्ट में ऊपर जाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर पार्टी के अंदर सवाल उठेंगे। वैसे ही मोदी उम्र के साथ साथ फेड हो रहे हैं। इस एक साल में मोदी अगर और फेड हुए तो फिर योगी, फडणवीस, अमित शाह, ये नाम ज़्यादा ऊपर आने लगेंगे, तो मोदी धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। इसलिए पार्टियों के लिए भी और पार्टियों के चेहरे के लिए, दोनों के लिए ये साल बड़ा अहम है। इसीलिए शायद कांग्रेस ने अधिवेशन के लिए बहुत सोच समझ के गुजरात को चुना है, क्योंकि गुजरात वो धरती है जहाँ से गांधी चले थे, जहाँ से गांधी पैदा हुए थे, और गांधी का सत्य और अहिंसा का पैगाम आज के गांधी यानी राहुल गांधी लेके चलते हैं। उसी तरह गुजरात से ये पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं कि नफ़रत के खिलाफ अहिंसा, ये गांधी का कहना था। उसी गांधी की विचारधारा पे फिर इस देश को लौटने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।